नमस्कार। आइए हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज एमए के विद्यार्थियों को इसके चौथे चरण अर्थात वाक्य विज्ञान के अंतर्गत ले चलते हैं और देखते हैं कि वाक्य का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए, वाक्य को प्राय सार्थक शब्दों का समूह माना जाता है, क्योंकि निरर्थक शब्दों से वाक्य का निर्माण कभी नहीं होता। शब्दों का यह समूह भाव को प्रकट करने में पूर्ण होने पर ही वाक्य कहलाता है। सामान्यतः वाक्य शब्दों का ही समूह होता है। शब्दों के बिना या समूह के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता, किंतु ध्यान यह रखना होगा कि शब्दों का समूह मात्र ही वाक्य नहीं कहलाता। जिस प्रकार हमने कह दिया मोहन, सोहन, पानी, गाड़ी, चलते हैं, आते हैं, लेकिन ये वाक्य नहीं है। तो वाक्यों का जो निर्माण है इसके अंदर हमें यह ध्यान में रखना होगा कि शब्दों का समूह क्रमबद्ध होकर आए, तभी वह वाक्य बन सकता है। शब्दों के समूह का सार्थक होना, क्रमबद्ध होना या एक निश्चित व्यवस्था में रखा जाना ही वाक्य का क्रम होता है। और इस स्थिति में हम यह देखें कि वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य क्या है या वाक्य की परिभाषा क्या है। तो ऐसी स्थिति में सार्थक जो शब्द हैं उनके समूह को वाक्य कहा जा सकता है। और सार्थक शब्द जो है वो क्रमबद्ध होने चाहिए, पूर्णता और स्पष्टता भी उनके अंदर आवश्यक रूप से होनी चाहिए। हमारे जब से भाषा का निर्माण हुआ है या भाषा के संबंध में हमारा व्याकरण बना है, तब से विद्वानों ने या हमारे जो ऋषि मनीषी हैं उन्होंने भी इसकी पूरी परिभाषा दी है। इस परिभाषा के अंतर्गत हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि पतंजलि जो है उन्होंने 150 ईस्वी पूर्व वाक्य की यह परिभाषा दी, जिसके अंतर्गत यह आता है कि पूर्ण अर्थ को प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को वाक्य माना जा सकता है ना। अर्थात तो पूर्ण अर्थ होना चाहिए, उसका आधा अधूरा अर्थ नहीं होना चाहिए। और बाद में अध्ययन के पश्चात हमें ये भी ज्ञात हुआ कि यूरोपीय एक विद्वान थे थ्रैक्स, तो उन्होंने भी इसी प्रकार की परिभाषा को समर्थन दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है उसमें लिखा है वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा सत्ति युक्ति पदोच्चय, अर्थात योग्यता, आसक्ति और आकांक्षा से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो यह भी हमारी मान्य हो, इसके अंदर भी यह निश्चित हो जाता है कि वाक्य के अंदर जो है वह आकांक्षा होनी चाहिए, यानी जब हम वाक्य बोल रहे हैं तो सुनने वाले की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से योग्यता होनी चाहिए, वाक्य समर्थ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। एक विद्वान, हमारे जो प्राचीन विद्वान है जेमिनी, उन्होंने भी इसके अंतर्गत अपनी एक व्याख्या दी है, जिसके अंतर्गत है अर्थकत्वादेक वाक्य साकांक्षम चेद्वि भागे स्यात्, अर्थात इसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से दो बात कही कि एक तो वाक्य जो है शब्दों का समूह है और दूसरा वाक्य पूर्ण होता है, यानी अपूर्णता नहीं हो, पूर्ण हो। वाक्य जो है वह शब्दों का समूह मानना इसलिए उचित नहीं होता क्योंकि वाक्य का शब्द रूप में विभाजन स्वाभाविक नहीं है। वाक्यों को सदैव शब्दों का ही समूह नहीं कहा जा सकता। और इसके कारण जो है वो तीसरी चीज़ जो है कि शब्दों के समूह में जब तक क्रम नहीं हो तब तक वह वाक्य कैसे बन सकता है, तथा शब्दों का क्रम जो है वह निरर्थक न हो, क्योंकि सार्थक होना चाहिए तभी वह वाक्य बनेगा। इस प्रकार से वाक्य जो है वह पूर्णता की ओर चला जाता है। जब पूर्ण नहीं होगा तब तक वाक्य जो है वो पूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा। तो आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक है वो देवेंद्र नाथ शर्मा, उन्होंने भी वाक्य के संबंध में बहुत ही अच्छी बात कही, मतलब बहुत पूर्ण बात कही कि भाषा की न्यूनतम पूर्ण और सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। तो यह जो चीज़ है वह हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई वह पूर्ण होनी चाहिए और सार्थक होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से ये विभिन्न परिभाषाएं हमारे सामने आती है और इन परिभाषाओं के होने पर हमें ये चीज़ स्पष्ट होती है कि इस विवेचन पर हम ये कह सकते हैं कि वाक्य कैसे होना चाहिए। पहला, वाक्य भाषा की लघुतम और सहज इकाई। इस विवेचन पर ये निर्णय हमारे सामने आते हैं ना। तो जो शब्द है, ध्वनि है, वह शब्द और शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण करती है। अतः ये सहज इकाई है और इसमें जो है
लघुतम इकाई भी यही है, इसमें ध्वनि भी होती है और सारी चीज़ें समस्त हो जाती है। तो दूसरा देखते हैं हम, वाक्य में एक शब्द भी हो सकता है और एकाधिक भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने माँ कहा, वह अपने आप में पूर्ण है ना। या हम कभी कभी नहीं कह देते तो वो पूछने वाले प्रश्न का पूरा उत्तर हो जाता है, तो वाक्य भी हो जाता है, लेकिन उसमें अधिक शब्द भी हो सकते हैं और एक शब्द भी। इसी प्रकार से तीसरा है, वाक्य में पूर्ण अर्थ पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी हो सकता है। निश्चित है, अर्थ जो है उसका पूर्ण भी है और कभी कभी उसका पूरा जो समझने वाला है वो पूर्ण अर्थ भी हो, पूरा भी नहीं हो, तो भी वाक्य तो कहलाएगा। तो इसी प्रकार से चौथा जो है वह क्षमा करें, ये गलत लिखा गया, तो राकेश नहीं, यहाँ वाक्य है। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि व्याकरणिक पूर्णता का अर्थ होगा विशिष्ट संदर्भ में वाक्य के लिए व्याकरणिक दृष्टि की अपेक्षा होती है, अर्थात व्याकरण से पूरा होना चाहिए। मैं खाना खाते हैं, अब ये कोई वाक्य नहीं है, इसमें हर चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। एक वचन, बहुवचन, क्रिया, पद, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पूर्णतः आएगी, तभी हम एक पूरे वाक्य को वाक्य कह सकते हैं। इस प्रकार से व्याकरणिक, इसके अंतर्गत कुछ बातें और भी रह जाती है। उसके अंदर है व्याकरणिक पूर्णता, कई बार संदर्भ जो जिसके आश्रित भी होती है। तो साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत अनेक ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिनकी व्याकरणिक पूर्णता संदर्भ पर निर्भर करती है। यानी संदर्भ क्या है, हम कहीं वाक्य लिख दिया लेकिन उसके संदर्भ को जानना अधिक अपेक्षा होता है। जैसे तुलसीदास जी पद लिख रहे, और पद के अंदर उन्होंने लिखा है, हमने जैसे आज ही पढ़ाया था कि केवट के प्रसंग में बनाया, तो उन्होंने अहिल्या का वर्णन दिया कि उनके पैर से वह हो गया, लेकिन अहिल्या का वर्णन पूरा करना पद में सार्थक नहीं है, लेकिन उन्होंने वह वाक्य पूरा किया। तो प्रसंग पर भी वाक्य निर्भर होते हैं, और वाक्य के लिए कम से कम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक क्रिया का भाव होना आवश्यक है। एक क्रिया तो होनी चाहिए, क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। खाना खाकर खेलने जाता है, दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन दो भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वाक्य जो है वह अपने आप में पूर्ण इकाई है, और ये प्रमुख चीज़ें हमारे सामने वाक्य की आती है। वाक्य में जो पद विन्यास है वह किस प्रकार से होता है, तो मतलब वाक्य का सृजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके अंदर हमें निम्नलिखित चीज़ें देखनी होगी। इसमें पहला है चयन। तो वाक्य का निर्माण करते समय, निर्मिति करते समय सर्वप्रथम हमें शब्दों का चयन करना होगा। अर्थ और रूप दोनों ही दृष्टि से यह ध्यान रखने योग्य बात होगी कि जिस अर्थ है उसका क्या निकल रहा है और चयन कौन से शब्दों का कर रहे हैं। एक ही अर्थ के वाचक अनेक पद शब्द हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उनमें से किसी एक पद का चयन किया जाए। यही चयन पद्धति है। अनेक पदों में से उपयुक्त पद का चयन, और उसमें वाक्यों में उस वाक्य में कहाँ वो समीचीन होता है, कहाँ उपयुक्त बैठ रहा है, ये उसकी पहली अनिवार्यता है। उदाहरण के रूप में नारी के अनेक पर्याय हैं, नारी, अबला, रमणी, देवी, है ना। इनमें से मोटे तौर पर सभी का एक ही अर्थ है, किंतु सूक्ष्मता से देखें तो अनेक का सही अर्थ अलग अलग होता है। इनमें से प्रसंग और भावानुकूल जो चयन है वो उसमें हमें करना होगा। चयन का यह पक्ष, जैसे वो एक पद है, कहा भृगु को घट गयो जो प्रभु ने मारी लात, है ना, भृगु ने मारी लात। तो यहाँ पर जो लास्ट शब्द है उसके स्थान पर हम पैर भी दे सकते हैं या पद भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ उपयुक्त शब्द ही वह होगा। तो वाक्य के अनुकूल शब्दों का चयन हमें करना होगा, यह वाक्य के अंदर अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से क्रम भी होता है। वाक्य में पद के चयन का जितना महत्व है उतना ही क्रम का है। चयन यदि सही है तो ठीक क्रम से न रखा जाए तो भी वह वाक्य चाहे सार्थक है फिर भी वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अतः पद क्रम का अर्थ यही है कि किस पद में के बाद कौन सा पद रखा जाए, है ना। तो पद क्रम का नियम हर एक भाषा में अलग अलग होता है। हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में पद का जो क्रम है वह निश्चित रहता है। इसके विपरीत संस्कृत के जैसी भाषाओं में यह नियम नहीं है। तो यहाँ हम इसके उदाहरण के रूप में ये इसका देख सकते हैं। देखो, हिंदी में पद क्रम से पहले कर्ता तथा कर्म और उसके बाद क्रिया के पदों को रखा जाता है। जैसे कैलाश पुस्तक पढ़ता है, या सीमा पानी पीती है, ये कह दिया हमने। तो इसके अनुसार नियमानुसार यह पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया आई। लेकिन संस्कृत में यह क्रम नहीं पड़ेगा। सह पुस्तकम पठति, है ना, या पुस्तकम सह पठति या पठति सह पुस्तकम।
पुस्तकम पठती स, इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। टेढ़ा बेड़ा कैसे भी उसको करेंगे तो वह अर्थ तो उसका एक ही आ जाता है, लेकिन हिंदी में टेढ़ा बेड़ा नहीं किया जा सकता। हिंदी में हम ऐसे नहीं कह सकते पढ़ता है पुस्तक कैलाश या पुस्तक पढ़ता कैलाश, ये इसको सही क्रम नहीं कहते। तो सही क्रम जो है वह अलग ही होता है। इसी प्रकार हम जो है अंग्रेजी के अंदर देखते हैं तो अंग्रेजी में शीला किल्ड दीपा, या हम और करके राम बीट मोना, तो इसके अंदर भी एक ही क्रम रहता है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो भाषाओं के अंदर जो है वह अलग अलग क्रमों के अनुसार ही भाषा का निर्माण होता है। संस्कृत ऐसी ही भाषा है जिसमें किसी भी प्रकार से शब्दों के क्रम को रख सकते हैं, लेकिन दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं हो सकता। हिंदी और अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बल भी होता है, जो है किसी शब्द को बोलने का जो कहीं कहीं शब्द देते हैं तो वह छंद भी होता है ना। तो जैसे हम कहते हैं मैंने लड्डू खाया, या हम कहें कि लड्डू मैंने खाया, तो लड्डू पर हमारा बल लग गया, है ना। लेकिन अंग्रेजी इसी प्रकार अंग्रेजी के अंदर भी इसी प्रकार से होता है। तो भाषा का जो क्रम है वह एक रूप में लेना होगा। अपरिवर्तन, है ना, अगला हम लेंगे। देखो इसके अंदर क्या होता है, मोडिफिकेशन, वाक्य को किस तरीके से हम कह रहे हैं वह भी उसके अंदर होता है। तो पहली स्थिति है परस्पर संबद्ध स्थिति के दो दृष्टियों से भेद हो सकते हैं, ध्वन्यात्मकता और स्वरात्मकता। तो ध्वन्यात्मकता अर्थात ध्वनि जो है वो किस प्रकार होती, तो अपरिवर्तन संधि से कहा या बताया जा सकता है। उदाहरण के रूप में तुम कब तक आ जाओगे, यह अपरिवर्तन का दूसरा रूप ध्वनि के अलावा है, स्वर से भी है। तो वाक्य में स्वर के आरोह और तुम कब तक आ जाओगे, हमने कहा तुम कब तक आ जाओगे, लेकिन वाक्य को बोलने के तरीके भी उसके अंदर होते हैं। मैंने नहीं खाया खाना, मैंने नहीं खाना खाया, तो दो अर्थ हो गए। इस प्रकार से जैसे बोलने के जो तरीके हैं वह निषेधात्मक और जो है इस प्रयोगात्मक वो उसके अंतर्गत भी अंतर आ जाता है। इनके अतिरिक्त लोप का ध्यान करके भी वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है वाक्य में, या ठीक भी है ना। तो अपेक्षित का जो प्रयोग नहीं किया जा सकता, कुछ का कभी कभी लोप भी हो जाता है। जैसे मोहन जा रहा है, यह नकारात्मक रूप का होगा, मोहन नहीं जा रहा है, यहाँ है शब्द का लोप हो गया ना। तो इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण हम जब करते हैं तो विभिन्न चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और बहुत अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से भी वाक्य का निर्माण, लेकिन एक क्रम जो है वह अपनी भाषा का निश्चित होता है। जितना शुद्ध वाक्य बनेगा उतना ही भाषा जो है वह शुद्धता पर निर्भर करती है। धन्यवाद।